जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अभी तक एसएससी एमटीएस की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट्स के आधार पर एक ऐसे तकरीबन 60 के आसपास क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं जो पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप साथियों वाकई में अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और धुआं करना चाहते हैं एसएससी एमटीएस के हर एक सवाल को, तो आज की इस वीडियो साथियों सुपर फास्ट क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं कहूंगा इन तकरीबन 60 क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा, तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत के जो पहले वायसराय थे साथियों ये कौन थे। मैं कहूंगा कि जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊं उतने कर लेना, और जितने क्वेश्चन से संबंधित बातें बताऊं, क्योंकि जो मैं आपको रिलेशन में बताऊंगा ना, क्वेश्चन से रिलेटिव जो फैक्ट बताऊंगा वहां से डायरेक्ट साथियों क्वेश्चन बनेंगे। तो भारत के पहले साथियों वायसराय कौन थे, आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग इनका नाम है और ये भारत के पहले वायसराय थे। अगर बात करें साथियों, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय कौन वायसराय थे, तो आपको क्या बताना है साथियों, लॉर्ड कैनिंग ही उस समय कौन थे साथियों, वायसराय थे। उसके अलावा एक और आपसे पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता, क्या भारतीय दंड संहिता का निर्माण एक तरीके से किसने किया, तो भारतीय दंड संहिता का निर्माण साथियों किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने ही किया है। ये क्वेश्चन तो बहुत आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सार्क का मुख्यालय साथियों कहां पर है। तो सार्क की अगर बात करें साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1985 में तो इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू में है। और काठमांडू कहां पर है, नेपाल में है। तो सार्क का मुख्यालय साथियों नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। उसके अलावा अगर बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि आसियान का मुख्यालय कहां पर है, क्या आपसे पूछा जाएगा साथियों आसियान का मुख्यालय कहां पर है, तो आसियान का मुख्यालय जाकार्ता में है। ये गोल्डन पॉइंट है, याद रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों नाटो की, अगर बात करें नाटो का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए, तो नाटो का मुख्यालय साथियों ब्रुसेल्स में है। कहां पर है साथियों, ब्रुसेल्स में है। तो ये आप अपने मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर रखेंगे ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो देखिए अगर भारत का राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण सबसे पहले कब किया था, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण तो 1936 में किया गया था। कब किया गया था, 1936 में किया गया था, ठीक है ना। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के साथ जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो अब इसका नाम हो चुका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन जब इसका निर्माण किया गया था तो उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। क्या नाम था साथियों, हैली नेशनल पार्क उस समय था। यानी कि जब भारत का राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। लेकिन फिर इसका नाम बदलकर क्या हो गया साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में। कहां पर है साथियों, ये उत्तराखंड में है। ये बात भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, मंदिर हैं और उनके स्थान है, आपको बताने के कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर नीचे वाले से चलते हैं। देखिए कालीघाट मंदिर कहां पर है, मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल में, ये बिल्कुल सही है। गोमतेश्वर मंदिर कहां पर है, मैं कहूंगा कर्नाटक में, ये बिल्कुल सही है। एक एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से कालीघाट मंदिर किस राज्य में है, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो आपको पश्चिम बंगाल लगाना है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बृहदेश्वर मंदिर है, तो आपको तमिलनाडु बताना है। लेकिन जब हम बात करते हैं अक्षरधाम मंदिर की, तो ये महाराष्ट्र में थोड़ी ना है, ये तो साथियों दिल्ली में। ये कहां पर है, दिल्ली में है। तो आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आटाकामा मरुस्थल साथियों ये कहां पर है, तो ये दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है आटाकामा मरुस्थल, ये साथियों दक्षिण अमेरिका में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल साथियों ये आटाकामा मरुस्थल ही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। साथियों देखिए अगर आपने सोच लिया है कि इस बार भाई हर हालत में साम दाम दंडवा भेद तरीके से एसएससी एग्जाम को क्रैक करना है हर हालत में, तो अंतिम समय में ये दो
पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है। सुपर फास्ट क्विक रिवीजन करके जाइएगा। मेरा मानना है कि 65 से लेकर 70% आपका पेपर यहीं से फंसेगा। एक तो साथियों आपको 10 प्रैक्टिस पेपर दिए जा रहे हैं, यानी कि जैसे अब पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ऐसे उसी टाइप के 10 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। और उसके अलावा साथियों आपके लिए करंट अफेयर के कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर दिए गए हैं। ये 1 लाइनर टाइप से हैं और हर एक जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, तो जस्ट उसके नीचे उसका सलूशन आपको यहां मिल जाएगा। ऐसे ही मैथ का जस्ट नीचे उसका सलूशन, ऐसे ही साथियों जीएस का हर एक क्वेश्चन का उसके नीचे सलूशन, ऐसे ही इंग्लिश का है। ठीक है ना। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। वैसे अगर बात करें इनकी कीमत तो साथियों तकरीबन 200 के आसपास है, लेकिन आपको एग्जाम के समय में साथियों आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं जो 200 के हिसाब से नहीं ले सकते, तो साथियों 45 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके साथियों आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें कि इस सवाल का जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। कब की गई थी? 1881 में की गई थी। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किसके कार्यकाल में की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे, अच्छा यहां पर अगर संपूर्ण ना लिखा होता, ऐसे लिखा होता कि भारत की पहली जनगणना कब की गई थी, तो आप साथियों क्या बताते? तो आप 1872 बताते। तो आप क्या बताते साथियों? 1872 बता दे। और ये 1872 वाली जनगणना किसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ये दो चुनिंदा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और किसके बीच लड़ा गया था? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब था? तो हुआ था साथियों 1761 में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए साथियों, और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल के बीच समझौता हुआ। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, क्या कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था साथियों, जो कब हुआ था? जो 1916 में हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन में ही साथियों गर्म दल और नरम दल का समझौता हुआ था। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। और अगर इस समझौते की बात करते हैं, इसको एक नाम से जाना जाता है साथियों, हिंदू मुस्लिम समझौता। क्या? हिंदू मुस्लिम समझौता। किस समझौते को कहा जाता है? तो इसी समझौते को कहा जाता है साथियों जो लखनऊ वाला समझौता हुआ था 1916 में कांग्रेस का। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है। देखिए मैं आपको बहुत कम समय में बहुत शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूं जिनके आने की पूरी संभावना है। तो आप बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से इन सभी सवालों को देखिए और अपनी पूरी जीके को साथियों तैयार कीजिए। अब उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? देखिए अगर आपसे पूछा जाए कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तब भी आपको 18 बताना है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश को कितने सममंडलों में विभाजित किया गया है, तब भी आपको साथियों 18 बताना है। और उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनने जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं अपने मस्तिष्क के कोने में साथियों आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं होता है, मुझे बताइए। तो जीवाणुओं की वजह से साथियों कौन सा रोग नहीं होता? देखिए काली खांसी तो जीवाणु की वजह से होती है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, हैजा भी जीवाणु की वजह से होता है। लेकिन चेचक की अगर बात करें, चेचक साथियों जीवाणु की वजह से नहीं होता है, ये विषाणु की वजह से होता है। और विषाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों पढ़ा तो मैं आपको इतना दूंगा कि आप टॉप भी कर जाओ एसएससी एमटीएस में, लेकिन पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए। जितनी मैंने आपको साथियों क्लासेस करवाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। मेरा एक तरीके से मैं उनको सलाम कहूंगा साथियों, क्योंकि ये आसान काम नहीं है हर एक क्लास को पूरी देखना। और जो हर एक क्लास को साथियों पूरी देख रहा है, मेरा मानना है कि एग्जाम में वही झंडे गाड़ के आएगा। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा तो मुस्कुराहट उसी के चेहरे पर होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम के बाद आपको कोई टेंशन ना हो, कट ऑफ वगैरह की कोई टेंशन ना हो कि भाई मेरे इतने नंबर बन रहे, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मेहनत कर लीजिए साथियों। जितने चुनिंदा दिन बचे हैं इसमें स्मार्ट वर्क से अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है, स्मार्टली अगर पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए भाई, तंबाकू शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए।
तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए तंबाकू शोध अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में ही साथियों तंबाकू शोध संस्थान स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखें। अब मैं आपको दो टॉप लेवल के पॉइंट यहां पर बताने वाला हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, क्या आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए केवल चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप क्या बताओगे साथियों, आपको बताना चाहिए ओडिशा में है और ओडिशा के कटक में है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ओडिशा के कटक में है। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, क्या केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो साथियों ये शिमला में है। ये दोनों गोल्डन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है कि भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है, मुझे बताइए। तो भारत को 7 देशों की सीमा स्पर्श करती है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं 7 देश के नाम बता देता हूं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। अगर आपसे पूछे कि एक ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे ज्यादा लंबी सीमा भारत के साथ साझा करती है, तो बांग्लादेश की करती है। मैं कह सकता हूं साथियों 4096 किलोमीटर जो सीमा है ना, ये बांग्लादेश की भारत के साथ साथियों टच में है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना है। उसके बाद देखिए दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए 1892 में साथियों चुना गया था, इसलिए सही जवाब 1892 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको एशिया महाद्वीप बताना है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तब भी आपको एशिया महाद्वीप बताना है, ठीक है ना। लेकिन अगर सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप साथियों ये सबसे छोटा हो जाएगा। और ये दो ही पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में जो दल बदल कानून है, ये कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें, ये तो 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया है, बिल्कुल सही बात है, मैं कहूंगा बिल्कुल ये 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया है दल बदल का कानून। उसके बाद देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, यानी कि कौन से पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है साथियों, जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अच्छा एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये जो रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, तो ये रमन मैग्सेसे आखिर थे कौन, ये फिलीपींस के कवि को राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये बात भी साथियों आप लोग ध्यान रखें। और एक गोल्डन पॉइंट और आपसे पूछा जाता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम विनोबा भावे था। क्या नाम था इनका साथियों, विनोबा भावे इनका नाम था, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद चलते हैं अगले नंबर के सवाल की तरफ कि उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी पार्क, लॉयन सफारी ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों कहां पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा एक मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैं आपको बता देता हूं लॉन्गलीड सफारी पार्क कहां पर है। क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्गलीड सफारी पार्क कहां पर है, क्या पूछ लिया जाए कि लॉन्गलीड सफारी पार्क कहां पर है, तो ये साथियों इंग्लैंड में है, ये यहां नहीं है, ये भारत में नहीं है, ये साथियों इंग्लैंड में, और ये सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा नाइट सफारी पार्क कहां पर है, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट सफारी पार्क कहां पर है, तो ये साथियों ग्रेटर नोएडा में, ये कहां पर है साथियों, ये ग्रेटर नोएडा में है, ये भी आप लोग जानकारी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं साथियों, देखिए और मुझे बता दीजिए कि सही जवाब क्या होगा। देखिए मौसम संबंधी घटनाओं का मतलब क्या है, मौसम संबंधी घटनाओं का मतलब है जैसे कि आंधी आना, ये क्या है, मौसम संबंधी घटना ही तो है साथियों। आंधी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये हुई साथियों आंधी, ठीक है, ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा। आंधी की अगर बात करें साथियों ऐसे हो गया, आंधी हो गया या तूफान हो गया या वर्षा हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब साथियों मौसम संबंधी घटना ही तो है। तो कहने कि वायुमंडल की ये कौन सी परत में साथियों होती है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये क्या है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो सबसे लगे में परत है ना, ये परतें होती हैं साथियों, एक के ऊपर एक परत ऐसे आसमान करके। तो पहली परत है साथियों जिसका नाम है शोभ मंडल। क्या, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, पहली परत जिसका नाम शोभ मंडल है, इस पहली परत में ही साथियों वर्षा होती है, मौसम संबंधी घटना घटित होती है, इसी में तूफान आता है, इसी में तूफान
आता है, इसी में आंधी आती है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था, तो बिल्कुल करेक्ट था। साथियों वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, साथियों मेरे लिए एक ईंधन के रूप में कार्य करता है कि अगली वीडियो और जोरदार तरीके से आपके लिए तैयार करके लाऊं। अटल भूजल योजना हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका शुभारंभ कब किया गया था, मुझे बताइए। चलिए भाई, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों इसका शुभारंभ कब किया गया था, 25 दिसंबर 2019 को किया गया था। ये आपको कहीं ना कहीं याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अब आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों क्या हो सकता है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है, साथियों फटाफट बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए, देखिए मैं आपको कुछ चीजें पहले सबसे बता देता हूं। अगर बात करें इसका आंसर ही मैं आपको बता देता हूं, मैकमोहन रेखा की जब हम बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रेडक्लिफ रेखा है ये किसको किसको अलग करती है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्या ये भारत और पाकिस्तान के बीच है साथियों रेडक्लिफ रेखा। लेकिन अगर हम बात करते हैं डुरंड रेखा की, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। किसके बीच है साथियों, भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 70वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो ये साथियों उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं वो कर लेना, और जितनी क्वेश्चन से संबंधित जानकारी आपको दे दूं वो कर लेना। मेरा मानना है कि आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप हमेशा जीत का सामना करेंगे। गरीबी हटाओ का नारा ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी कि किसके तहत दिया गया था, मुझे बताइए। चलिए देखिए गरीबी हटाओ का नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। ये आप सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया था, किसके विकास पर जोर दिया गया था, तो कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो साथियों उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था। यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, मुझे बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों NH2, ठीक है ना, NH2 और 2 बाहर आ जाएगा और साथियों CO आ जाएगा। तो ऐसा तकरीबन ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की है। देखिए वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए, लेकिन सभी अधिवेशनों में से सिर्फ एक अधिवेशन एक ऐसा था जिसकी अध्यक्षता अपने गांधी जी ने की थी। तो वो कौन सा अधिवेशन था, वो कहां अधिवेशन हुआ, वो कब अधिवेशन हुआ, तो वो कब अधिवेशन हुआ 1924 में जो साथियों बेलगांव अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता साथियों अपने महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है ना, किसने की थी साथियों, महात्मा गांधी जी ने की थी। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा 1.7% राष्ट्रीय राजमार्ग है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष का नाम बता दीजिए मुझे, कौन है बताइए। तो भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार थी। कौन थी, श्रीमती मीरा कुमार थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति साथियों कब लाई गई, आपसे सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग यहां पर बतलाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो 1952 साथियों जिनका आंसर है मैं कहूंगा उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है साथियों, कुएं हैं और नलकूप है। इसलिए राइट आंसर जिनका जो लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है और आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो ये तो बात मैं आपको बतला चुका हूं, बेलगांव अधिवेशन। भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है, 1.7%। ये भी करा चुका हूं, ये भी करा चुका हूं और ये भी करा चुका हूं और ये भी करा चुका हूं। हाँ ये वाला देखिए। अब अगर बात करें मध्याह्न भोजन योजना में पर्वतीय राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच खर्चों का निर्वहन किस अनुपात में किया गया है। तो किस अनुपात में किया गया है साथियों ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए
तो 90 और 10 के अनुपात में की गई थी साथियों, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब शुरू किया गया? तो 1900 कब किया गया साथियों? देखिए 1954 अगर आ जाए तो वैसे आप 1954 लगा देना, ठीक है ना, 1954 साथियों लगा देना पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू की गई तो 1954, लेकिन अगर पूरे शब्द आ जाए तो 1958 आपका जवाब होना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सुझाव पर की गई थी साथियों? तो मैं कहूंगा नरसिम्हन समिति के सुझाव पर की गई थी। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। तानसेन का मकबरा ये कहां पर है? तो मैं कहूंगा तानसेन का मकबरा तो ग्वालियर में है। कहां पर है साथियों तानसेन का मकबरा? ग्वालियर में। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा 7वीं जनगणना थी, यानी कि जब 2011 में जनगणना हुई थी तो यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य जनसंख्या में प्रथम स्थान पर था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर था। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर वन नीति जो लाई गई वो कब लाई गई? तो वो 1988 में लाई गई। कब लाई गई राष्ट्रीय स्तर पर साथियों वन नीति? 1988 में लाई गई। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई बताइए? तो उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई साथियों? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 25 नवंबर 1974 को वन निगम की स्थापना की गई, जिनका आंसर यहां पर बी है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? यह सवाल आपसे पूछा जाता है। तो अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश में, कहूंगा बिल्कुल नलकूपों की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान नहर का नया नाम है? तो राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर है। यह भी आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नलकूपों की संख्या उत्तर प्रदेश में, ये भी हो चुका है। चलिए अब इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट मुझे आप लोग यहां पर बतला दीजिए कि सवाल का सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। बताइए। देखिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि WC बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1885 में साथियों यह सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में यह सम्मेलन हुआ था। यह भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था? तो इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज था। कौन था साथियों? रुकनुद्दीन फिरोज था। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? क्या भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तानी भारत की पहली महिला शासिका थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत में इनमें से कौन वायसराय थे? मुझे बताइए। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक हुआ था 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे? ये तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों लंदन में हुए थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे साथियों? लॉर्ड विलिंगटन थे। कौन थे साथियों? लॉर्ड विलिंगटन थे। ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मैं कहूंगा भाग 4 में दिया गया, यानी कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए भारत में विजय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? मुझे बताइए। तो भारत में विजय दिवस तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि गैलिना इनमें से किस धातु का अयस्क है? मुझे बताइए। चलिए तो ये तो साथियों शीशे का अयस्क है। किसका अयस्क है? ये शीशे का अयस्क है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 100 मान सकते हैं। 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से यानी कि गाजर से कौन सा विटामिन मिलता है? ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। चलिए तो गाजर विटामिन ए के पोषक तत्वों में से एक है, यानी कि गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। तो रतौंधी जो रोग है ना, ये विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है। और एक रोग होता है साथियों जिसको कहते हैं किसी भी मान लीजिए ग्रोथ रुक जाती है, किसी की वृद्धि रुक जाती है,
कोई जल्दी बड़ा नहीं हो पाता है तो उसको एक तरीके से वृद्धि रुकना, यानी कि वो किस विटामिन की कमी से होती है, वो भी विटामिन ए की कमी से रोग होती है। उसके अलावा एक रोग होता है जीरोप्थेल्मिया। क्या? जीरोप्थेल्मिया, ठीक है ना। जीरोप्थेलिया एक तरीके से ऐसे करते हैं, जीरोप्थेल्मिया कह सकते हैं, मां लगा दो। तो ये भी साथियों विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। विटामिन डी की कमी से अगर बात करें तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। कैसा रोग हो जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो साथियों ये आपकी विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, मुझे बताइए। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर साथियों कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, आप सभी लोगों को याद रखना है। और 24वें तीर्थकर कौन थे साथियों? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थकर थे, ये भी आप लोगों को यहां पर याद रखना चाहिए। निम्नलिखित में से तमाशा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो तमाशा नृत्य साथियों कहाँ का? ये महाराष्ट्र का नृत्य है तमाशा नृत्य, यानी कि तमाशा नृत्य ये महाराष्ट्र में किया जाता है। ब्राजील की राजधानी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए, अच्छा यहां पर जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं ना, तो ये सवाल हो सकता हो आपसे पूछ लिया जाए कि मिशन ऑक्सीजन कहां पर शुरू किया गया है। तो मिशन ऑक्सीजन कहां पर शुरू किया गया साथियों? ये महाराष्ट्र में ही शुरू किया है मिशन ऑक्सीजन। उसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे, मिशन वात्सल्य कहां पर शुरू किया गया? क्या अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन वात्सल्य कहां पर शुरू किया गया है, तो मिशन वात्सल्य भी महाराष्ट्र में ही शुरू किया गया है। ब्राजील की राजधानी कहां पर है बताइए? तो ब्राजील की राजधानी तो ब्राजीलिया है। क्या है साथियों? ब्राजीलिया है, ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि उत्तर कोरिया की एग्जाम में साथियों बहुत राजधानी पूछ रहे हैं कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। क्या उत्तर कोरिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सियोल बताना है। क्या आपको बताना है साथियों? उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगी, ठीक है ना। कंबोडिया की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए, क्या कंबोडिया की राजधानी? तो कंबोडिया की राजधानी आप साथियों क्या बताएंगे? नाम पेन है बताएंगे। क्या बताएंगे साथियों? नाम पेन है जो है ना, ये कंबोडिया की राजधानी है। उसके बाद देखिए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या था? तो ये सुब्बा लक्ष्मी राव थे, ठीक है ना। यानी कि भारत रत्न दिया गया था और ये पहले संगीतकार थे, इनका नाम सुब्बा एक तरीके से लक्ष्मी था। और अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि खिलाड़ियों में किसको भारत रत्न दिया गया? सबसे पहले तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है बताइए। चलिए, तो यहां पर आपका साथियों क्या आंसर रह सकता है, क्या जवाब रह सकता है, देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर बिल्कुल साथियों क्या हो सकता है। तो अगर 8वीं अनुसूची आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है मुझे बताइए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो ये तो साथियों मध्य प्रदेश में, कहां पर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान? ये मध्य प्रदेश में है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अब जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए वो भी मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और बांधवगढ़, क्या साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो साथियों संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? संजय राष्ट्रीय उद्यान भी साथियों मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं, सारे मैंने लगभग जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है ना, कानपुर साथियों इसको क्या कहा जाता है? पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में साथियों इसको जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कभी को मान लीजिए पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है, क्या आपसे पूछ लिया जाए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है तो कानपुर ही आप लोग बता देना। क्या आप लोग बता देना है? कानपुर ही आपको बता देना। अगर आपसे पूछा जाए कि चमड़े की राजधानी किसे कहा जाता है, क्या आपसे पूछा जाए चमड़े की राजधानी, तो कानपुर को ही साथियों चमड़े की राजधानी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद देखिए संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो मैं कहूंगा कौन सी अनुसूची है साथियों? 5वीं अनुसूची है। आंसर आपका बी के साथ। संपत्ति का अधिकार ये कैसा अधिकार है? तो अब तो साथियों एक विधिक अधिकार है, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। कौन सा व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो इनके नाम की अगर बात करें तो जय वर्मा सिन्हा, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या? जय वर्मा सिन्हा। ऑप्शन कोई सा नहीं
नहीं सही है साथियों। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा बनाए गए हैं। पूसा बुल्ड किसकी एक प्रजाति है साथियों, मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पूसा बुल्ड साथियों सरसों की एक प्रजाति है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था साथियों एसएससी एमटीएस के लिए, समझ लीजिए पूरी किट है। कैसी है साथियों, पूरी किट है, यानी कि 10 पेपर आपको दिए जा रहे हैं। पेपर अब आपका जो आएगा वो तकरीबन इसी में से आएगा। और उसके अलावा साथियों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिए जा रही हैं। दोनों चीजें सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर देकर पेमेंट वहां पर आपको करना होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अपने पहले से अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो उस पूरी प्लेलिस्ट को मैं कहूंगा रगड़ कर जाइएगा, पूरी प्लेलिस्ट को तैयार करके जाइएगा। बहुत सारा कंटेंट आपको वहां से देखने को मिलेगा। तो एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ वीडियोस हैं। मैं कहूंगा तकरीबन 10 वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत फायदा आपके लिए साथी हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।